प्यारे बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड मुगल एम्परर हुमायूं की बायोग्राफी देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर 1526 में स्टैब्लिश हुई थी, क्योंकि 1526 में ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। उस वक्त तो पता नहीं था ना कि आगे चल के पानीपत में और लड़ाइयां होंगी, तो उस वक्त तो बैटल ऑफ पानीपत ही कहा गया उसे। बाद में हिस्टोरियंस ने इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का नाम दे दिया। तो 1526 में हुमायूं के जो फादर थे बाबर, उन्होंने ही बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई जीती थी। किसके अगेंस्ट, ये सब हम कवर कर चुके हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में, और उसके बाद मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई थी। लेकिन बाबर जो है उसकी डेथ हो गई थी 1530 में। तो बाबर की डेथ के बाद हुमायूं नेक्स्ट मुगल एम्परर बन गया, क्योंकि मुगल डायनेस्टी तो स्टैब्लिश हो ही गई थी। तो आज हम हुमायूं की ही लाइफ हिस्ट्री कवर करने जा रहे हैं कि ये कैसा राजा था, इसने अपने लाइफ में क्या क्या चीजें की, इंडिया की हिस्ट्री में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आइए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, हुमायूं के बचपन से। तो आप ये देख पा रहे हो, ये डायग्राम, ये पेंटिंग। तो ये पेंटिंग जो है ये सारी बाबरनामा से ली गई है। बाबरनामा यानी बाबर की खुद की ऑटोबायोग्राफी। तो आप यहां देख सकते हो, ये बाबर जो है अपने बेटे की जो हुमायूं की बर्थ हुई थी उसको सेलिब्रेट कर रहा था। तो 1508 में हुमायूं की बर्थ हुई थी काबुल में। तो इसका हुमायूं का असली नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो इसका पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो इसको पॉपुलरली हुमायूं के नाम से ही हम आज जानते हैं। तो ये बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और ये काबुल में पैदा हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके फादर जो थे वो काबुल के राजा थे उस वक्त। बाबर जो है इंडिया में आने से पहले काबुल की किंगडम का राजा बन चुका था। 1504 से लेके 1526 तक आप ये समझ लो कि वो काबुल में ही राज करता था और इंडिया में अटैक करने की प्लानिंग करता था। तो बाबर और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ थी माहिमा बेगम, तो उसका बेटा था हुमायूं। क्योंकि बाबर की तो कई वाइफ्स थी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ थी माहिमा बेगम, यानी कह लो कि जो चीफ महारानी थी, उनका बेटा था हुमायूं। इसीलिए ये आगे चल के एम्परर बना। तो जो इसके फादर थे बाबर, ये तो मैंने आपको बताया ही कि काबुल पे बाबर ने कब्जा कर लिया था 1504 में ही, और हुमायूं की बर्थ हुई है 1508 में। तो आप कह सकते हो कि जब हुमायूं पैदा हुआ था तब तक उसके फादर ऑलरेडी काबुल के राजा बन ही चुके थे। तो बाबर जो है काबुल तो उसने कैप्चर कर ही लिया था, साथ ही वो कोशिश करता था कि अपनी टेरिटरी, अपने किंगडम को और एक्सपैंड करे। तो वो काबुल और उसके आसपास के एरियाज में बार बार अटैक करने के लिए प्लानिंग किया करता था। तो इसलिए, क्योंकि बाबर को पता था कि मेरी पूरी लाइफ जो है किंगडम को एक्सपेंड करने में ही जाएगी, मैं कई लड़ाइयां आगे चल के लड़ने वाला हूं, तो यही ट्रेनिंग उसने अपने बेटे हुमायूं को भी दी। क्योंकि उसको तो पहले से ये बात पता थी कि हम सब फाइटर्स हैं, हम सब वॉरियर्स हैं, तो मुझे मेरे बेटे को वैसी ही ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो बचपन से ही हुमायूं को पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग तो दी ही गई, साथ में पढ़ाई लिखाई जो नॉर्मल होती है वो सारी चीजें भी उसको अच्छे से पढ़ाई गई। तो छोटी सी उम्र से ही हुमायूं जो है अपने फादर के साथ, फादर यानी बाबर के साथ बड़ी बड़ी लड़ाइयों पे जाता था, बिल्कुल बचपन से, जब वो काफी 10-12 साल का ही रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को अच्छे से मिलिट्री ट्रेनिंग दे दी है। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बेटा एक बहुत कैपेबल मिलिट्री जनरल बनेगा। तो हुमायूं ने अपने फादर के अंडर भी काफी सर्विस दी। फादर तो उसके राजा थे ना, और ये प्रिंस था हुमायूं। तो आप ये देख रहे हो, ये बाबर अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा है बंदूक वगैरह चलाने की। तो बंदूक का किस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। तो जो गन पाउडर या बारूद होता है ना, तो इंडियन रूलर्स के पास ये रिसोर्स अवेलेबल था ही नहीं। मतलब गन पाउडर को यूज करना नहीं जानते थे जो इंडियन किंगडम्स या इंडियन जो रूलर्स थे। तो ये लोग पर्शियन हेल्प से, पर्शिया यानी आज के ईरान की बात कर रहा हूं मैं, तो पर्शिया में जो रूलर्स थे, पर्शिया के जो राजा वगैरह थे ना, तो वो बाबर के दूर के रिलेटिव थे। और पर्शिया में और टर्की में, इन कंट्रीज में गन पाउडर डेवलप हो चुका था।
तो इन कंट्रीज ने ही गन पाउडर सप्लाई किया था बाबर को, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ, बाबर अगर इंडिया में इन्वेड करता है तो ये तो हमारा ही रिलेटिव, हमारी ही फैमिली का है, तो हमारी ही फैमिली और स्ट्रांग होगी। तो गन पाउडर थे मुगल्स के पास जो कि इंडियंस के पास नहीं थे, इसलिए मुगल्स इतने सक्सेसफुल हुए। तो ये देख रहे हो, ये अपने बेटे को अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह देता था। तो हुमायूं जो है काफी छोटी उम्र से ही अपने फादर के साथ लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करने लगा। तो हुमायूं ने अपने फादर के साथ बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ाई लड़ी थी, जो 1526 में हुई, जिसके बाद मुगल्स डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई। उसके एक साल बाद जो खानवा की लड़ाई हुई थी, खानवा की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और राणा सांगा के बीच। तो इन सारी लड़ाइयों में, यानी कि जब बाबर इंडिया आया था पानीपत की लड़ाई लड़ने के लिए, उसके बाद तो बाबर कभी लौट के गया ही नहीं ना। 1526 में वो इंडिया आ गया था और 1530 में उसकी डेथ हो गई, तो ये कभी लौट ही नहीं पाया वापस काबुल। तो अपने बेटे हुमायूं को ये लेके ही आया था, यानी कि 1526 से लेके 1530 के बीच बाबर ने आगे जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, सब में हुमायूं मौजूद था। तो बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी बाबर ने? ये सब हम बाबर वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का ही भाई था, प्लस उसको बंगाल के सुल्तान की भी सपोर्ट मिली हुई थी। तो इन सारी लड़ाइयों में हुमायूं अपने फादर के साथ मौजूद रहता था। तो बाबर का एक ही बेटा तो नहीं था, बाबर के कई और बेटे थे। ये आप देख रहे हो, बाबर के 3 बेटे और थे। सबसे फेवरेट बेटा था हुमायूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा था और चीफ महारानी का बेटा था, इसलिए ये तो फिक्स्ड हो गया था ऑलमोस्ट कि बाबर के बाद हुमायूं ही अगला एम्परर बनेगा। लेकिन बाकी बेटे भी तो थे। तो बाबर ने अपने जीते जी अपने 4 बेटों में अपनी पूरी जो एम्पायर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। पूरी सल्तनत अपनी 4 बेटों में बांटी थी। बांटने का मतलब ये नहीं कि बराबर बराबर बांट दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट तो हुमायूं ही है ना, क्योंकि हुमायूं एम्परर बनेगा। तो हुमायूं एम्परर बनने से पहले, यानी कि जब बाबर जीवित था, वो जिंदा था, तो उस वक्त हुमायूं को हिसार जो कि हरियाणा में है और संभल जो कि उत्तर प्रदेश में है, इन 2 जगहों का गवर्नर बना दिया था बाबर ने। तो उसके 4 बेटे हैं, तो बाबर ने हुमायूं को तो हिसार और संभल दे दिया, बाकी बेटों को भी छोटी छोटी टेरिटरीज दी थी। ठीक है, तो ये संभल आप देख रहे हो, संभल का गवर्नर बनाया था हुमायूं को। तो जस्ट बैटल ऑफ पानीपत के ठीक 4-5 महीने के बाद जो अफगान्स थे, वो अफगान्स तो दुश्मन बन गए थे ना बाबर के, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने अफगान्स को ही तो हराया था। इब्राहिम लोदी एक अफगान था। तो अफगान्स ने जो है संभल पे अटैक किया था और हुमायूं जो है वो संभल को डिफेंड करने में सक्सेसफुल रहा, यानी उसने अफगान्स को मार के भगा दिया था संभल से। तो ये देख के जो है बाबर बहुत इंप्रेस हो गया कि मेरा छोटा सा बेटा देखो इस उम्र से ही लड़ाइयां जीतने लगा, तो काफी इंप्रेस हो गया था। तो इंप्रेस तो वो था ही अपने बेटे से। तो जब बाबर की डेथ होने वाली थी, जब बाबर को ये बात समझ आ गई थी कि अब मैं 2-3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहूंगा, तो उसने मरने से पहले हुमायूं को एम्परर डिक्लेयर कर दिया ताकि कोई मेरे बाद मेरे बेटे आपस में लड़े ना। तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था। बाबर ने नॉमिनेट तो कर ही दिया था हुमायूं को। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो उसकी कोरोनेशन सेरेमनी। तो एनीवेज, बाबर की डेथ हो गई 1530 में, 26 दिसंबर को बाबर की डेथ हो गई। तो मरने से पहले उसने हुमायूं को तो अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसके 3 बेटे और भी थे ना। तो बाबर ने अपने बाकी 3 बेटों को भी छोटी छोटी टेरिटरीज दी ताकि वो आपस में लड़े ना। बाबर का मेन मकसद यही था कि मेरे बेटे मिलजुल के रहे, तो मैं सबको थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज दे देता हूं। हुमायूं को तो एम्परर ही बना दिया उसने सीधा। फिर बाबर ने हुमायूं को बुला के एक प्रॉमिस करने को कहा। उसने कहा कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें एम्परर तो बना दिया, लेकिन मैं अपने बाकी बेटों से भी उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं तुमसे करता हूं। तो तुम मुझे एक प्रॉमिस दो कि देखो, हुमायूं के जो ये बाकी 3 भाई है ना, ये सौतेले भाई हैं। हुमायूं अपनी मां का इकलौता बेटा था, तो बाकी ये 3 अलग अलग वाइफ्स के बेटे हैं। बाबर की कई वाइफ्स थी ना,
तो इन तीन का जो जिक्र मैं कर रहा हूं, ये तीनों इसके हुमायूं के सौतेले भाई हैं, ठीक है। तो इसलिए बाबर ने बुला के कहा कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने इन तीन सौतेले भाइयों का कभी कोई नुकसान नहीं करोगे, भले ही वो तुम्हें कुछ परेशान करने की कोशिश भी करें, तो तुम कोशिश करना कि तुम उन्हें माफ कर देना, तुम कभी उनको नुकसान मत पहुंचाना। तो हुमायूं ने अपने फादर को यह प्रॉमिस कर दिया, ठीक। तो प्रॉमिस कर दिया, तो अब हुमायूं के एम्परर बनने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन चीजें उतनी स्मूथ नहीं रही। बाबर ने तो कह ही दिया कि हाँ मेरा बेटा एम्परर बनेगा, लेकिन हुमायूं के लिए थोड़ी सी एक छोटी सी मुश्किल आ गई। तो मुश्किल क्या थी देखते हैं। तो बाबर का एक साला हुआ करता था, यानी कि उसकी कई वाइफ्स थी ना, तो उनमें से एक वाइफ का भाई था महदी ख्वाजा, यानी एक तरह से देखो तो ये हुमायूं का मामा हुआ, लेकिन ये अपना मामा नहीं था, ये सौतेला मामा था। तो इस मामा ने बाबर के मरने के बाद कोशिश की कि मैं एम्परर बन जाऊं। तो ये जो महदी ख्वाजा नाम का मामा था हुमायूं का, इसने बाकी जो दो चार मुगल जो नॉबल्स होते हैं उनको अपने साथ मिला लिया, जो मुगल कोर्ट के जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उनकी सपोर्ट ले ली और कोशिश की कि मैं राजा बन जाऊं और हुमायूं को रोक दूं राजा बनने से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये जो इसका प्लान था महदी ख्वाजा का, ये बुरी तरीके से फेल हो गया। तो अब इसको लगा कि अगर अब मैं यहाँ पे रुका, आगरा में रुकूंगा, तो हुमायूं मुझे मार देगा, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी स्टेप ले ली, मैंने रिवोल्ट कर दिया। तो महदी ख्वाजा जो हुमायूं का मामा था वो डर गया और वो आगरा से भाग गया। ये लोग तो आगरा में रहते थे ना, मुगल्स वगैरह। तो महदी ख्वाजा आगरा से भाग गया और उसने सोचा कि अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, तो वो गुजरात भाग के चला गया। तो गुजरात का जो रूलर था, गुजरात का जो सुल्तान था, वो था बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने इसको शेल्टर दे दी महदी ख्वाजा को। तो ये बात हुमायूं को तो अच्छी नहीं लगेगी ना, ये तो हुमायूं का दुश्मन है। तो हुमायूं के दुश्मन को बहादुर शाह शेल्टर देगा, तो एक तरह से तो हुमायूं का दुश्मन बन गया वो। तो यहां से हुमायूं की दुश्मनी स्टार्ट हो गई, किसके साथ? बहादुर शाह के साथ। तो बहादुर शाह कौन है? तो गुजरात का सुल्तान है, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस वक्त हुमायूं एम्परर बना, उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक। और जब मामा उसका डर के भाग ही गया, तो अब तो हुमायूं के रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। तो हुमायूं फाइनली सेकेंड मुगल एम्परर बने ही गया। फर्स्ट मुगल एम्परर कौन है? तो बाबर, और ये बाबर का ही बेटा है हुमायूं। तो अब बात करते हैं हुमायूं के बाकी तीन भाइयों की। तो ये आप देख रहे हो, ये अपना हुमायूं और ये इसके बाकी तीन भाई। इन तीन भाइयों के बारे में पता रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इन लोगों ने काफी परेशान किया चल के हुमायूं को। तो हुमायूं के टोटल तीन और भाई थे, यानी बाबर के चार ऐसे बेटे थे जिनको राजकुमार की स्टेटस दी गई थी। तो राजा होता है तो राजा का हर बेटा राजकुमार नहीं होता है, राजा के कई बेटे होते हैं, उनमें से कुछ को ही राजकुमार की पोजीशन दी जाती है, उन्हीं राजकुमारों में से कोई आगे चल के राजा बनता है। तो बाबर के चार बेटों को राजकुमार की स्टेटस दी गई थी। तो एक तो उनमें से हुमायूं ही था, और हुमायूं के अलावा तीन उसके सौतेले भाई। तो हुमायूं ने अपने फादर को प्रॉमिस कर दिया था कि मैं कभी अपने तीन सौतेले भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर वो मुझे परेशान करने की कोशिश करेंगे भी, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको माफ कर दूं, कभी नुकसान ना पहुंचाऊं। तो अब बात करते हैं इनके तीन भाइयों की। तो जो तीन भाई हैं, उनमें से सबसे बड़ा भाई था कामरान मिर्जा। तो कामरान मिर्जा को हुमायूं ने काबुल और कांधार वाली रीजन का गवर्नर बना दिया। अब काबुल देखो, काबुल तो बाबर की फैमिली प्रॉपर्टी थी ना, ये इन लोगों की फैमिली प्रॉपर्टी थी। इंडिया में आने से पहले ही काबुल और कांधार पे कब्जा था बाबर का। तो एक तरह से समझ लो तो अपनी एंसेस्टेरियल, अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी कामरान मिर्जा के हवाले कर दी, गवर्नर बना दिया उसको। जो दूसरा सौतेला भाई था वो था अस्कारी मिर्जा। अस्कारी मिर्जा पे बहुत भरोसा करता था हुमायूं, तो अस्कारी मिर्जा को रोहिलखंड का गवर्नर बना दिया। तो आज के मैप की अगर आप बात करो, मॉडर्न डे इंडिया की बात करो, तो रोहिलखंड बरेली और मुरादाबाद वाले एरिया को कहते हैं, ठीक है।
जो सबसे छोटा सौतेला भाई था इसका, उसका नाम था हिंडाल मिर्जा। तो हिंडाल मिर्जा को इसने मेवात का गवर्नर बना दिया। तो आज मेवात जो है वो हरियाणा में है। उस वक्त मेवात एक बहुत बड़े रीजन को कहते थे। तो मेवात के अंडर संभल भी आता था, अलवर भी आता था, मथुरा भी आता था और गुड़गांव भी आता था। यानी आप समझ लो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो लगा हुआ बेल्ट है, मतलब तीनों की जो बाउंड्री लगती है, उन एरियाज को हिंडाल मिर्जा के हवाले कर दिया ताकि उसके तीनों भाई खुश रहें। छोटी छोटी एरियाज का गवर्नर बना दिया, छोटी मगर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ये। तो इससे क्या हुआ, जब हुमायूं अपने हिस्से की ताकत दूसरों को दे रहा है ना, वो दूसरों को गवर्नर बना दे रहा है, तो अपने ही ताकत को वो कम कर रहा है। राजा तो एक ही होना चाहिए ना, लेकिन यहां तो अपने 3 भाइयों में वो टेरिटरी बांटे चला जा रहा है। तो इससे तो राजा की खुद की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, उसकी ताकत कम होती चली जाएगी। तो यही हुआ। तो थोड़ी देर के लिए मतलब लोगों के बीच जो है हुमायूं की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई, ताकत कम होती हुई नजर आई। और साथ ही साथ जो यूनिटी है, अगर पूरा एम्पायर, पूरी डायनेस्टी एक ही राजा के कंट्रोल में रहे, एक ही राजा के कंट्रोल में रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। अब आप 3 या 4 राजा बना दोगे तो इससे तो यूनिटी पे भी असर पड़ता है। तो ये सब कुछ गलत डिसीजंस माने जाते हैं हुमायूं के। तो इन डिसीजंस का असर क्या हुआ, हुमायूं ने अपने फादर की रेस्पेक्ट करते हुए अपने भाइयों में टेरिटरीज तो बांट दी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब नुकसान क्या हुआ कि इसके भाई जो थे ये उतने फेथफुल नहीं थे हुमायूं की तरफ। ये हमेशा इसी चक्कर में लगे रहते थे कि वो खुद कैसे एम्परर बन जाए, मतलब उनका थोड़ा भी लगाव नहीं था हुमायूं की तरफ। हुमायूं उनको तो पसंद करता था, अपना छोटा भाई मानता था, लेकिन ये लोग कभी हुमायूं की रेस्पेक्ट नहीं करते थे। तो अब देखते हैं कि इन लोगों ने हुमायूं के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी की, यानी हुमायूं के खुद के सौतेले भाइयों ने उसके लिए काफी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। तो जो सबसे बड़ा वाला था कामरान, उसको तो काबुल और कांधार दे ही दिया था ना हुमायूं ने, लेकिन इतने से वो खुश नहीं हुआ। उसने पंजाब पे अटैक करके पंजाब को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन हुमायूं ने कुछ किया नहीं, क्योंकि उसने फादर को प्रॉमिस किया था। उसने कहा चलो ठीक है, रहने दो। हिंडाल ने, तो हिंडाल को मेवात वाली रीजन इसने दे दी थी, मेवात। तो हिंडाल ने खुद को इंडिपेंडेंट एम्परर ही डिक्लेयर कर दिया। हुमायूं ने तो इसको गवर्नर बनाया था ना, लेकिन इसने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। इसने कहा कि जैसे हुमायूं एम्परर है वैसे ही मैं भी एम्परर हूं मेवात का। अब अस्कारी, जिसपे बहुत ज्यादा भरोसा करता था हुमायूं, इसने क्या किया, इसने धोखा तो नहीं दिया, लेकिन अस्कारी को जो एरियाज अलॉट किए थे, अस्कारी को जितनी भी जो भी एरियाज अलॉट किए थे हुमायूं ने, उसका बड़ा हिस्सा अस्कारी ने खो दिया। कैसे खो दिया, एक्चुअली जो गुजरात का सुल्तान था, जिससे पहले ही दुश्मनी हो चुकी है हुमायूं की, जो गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह, वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है अस्कारी वाले एरिया पे, जो एरिया अस्कारी के कंट्रोल में था, और फिर वो अस्कारी से वो एरिया छीन लेता, यानी ये इनकम्पिटेंट था। तो देख रहे हो तीनों भाइयों ने एक तरह से नुकसान पहुंचाया है हुमायूं को। तो इन चीजों से जो है हुमायूं की जो पोजीशन है, उसकी जो अथॉरिटी है, उस पर काफी बड़ा धब्बा लग गया। लोग हुमायूं को कमजोर समझने लगे, क्योंकि हुमायूं कुछ कर तो रहा था नहीं। अपने भाई भले ही उसके खिलाफ प्लानिंग करते थे, अटैक करते थे, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे, लेकिन हुमायूं उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेता था। तो इससे लोगों में यही मैसेज जाने लगा कि हुमायूं जो है एक काफी वीक रूलर है, वो किसी काम का नहीं है, वो किसी से बदला नहीं ले सकता है। ठीक, तो आगे चल के आप देखोगे कि हुमायूं देखो अभी कितने अच्छे से अपने भाइयों को ट्रीट कर रहा है, कभी भाइयों से बदला नहीं ले रहा है। लेकिन हुमायूं को आगे चल के जब भी अपने भाइयों की मदद की जरूरत पड़ी, कभी इसके भाइयों ने इसकी मदद नहीं की, और टाइम टू टाइम इसके खिलाफ रिवोल्ट ही कर दिया। यानी पूरी लाइफ इसके जो सौतेले भाई थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परेशान ही किया है हुमायूं को। तो ये हम आगे देखेंगे काफी डिटेल में। तो अब देखो हुमायूं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो झेल रहा है, लेकिन है तो वो एम्परर ना, एम्परर तो बन ही चुका है ना वो मुगल डायनेस्टी का। तो एक एम्परर का क्या कर्तव्य होता है, एक एम्परर का काम क्या होता है, डे टू डे काम, कि वो अपने टेरिटरी का ख्याल रखे, हो सके तो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करे,
तो हुमायूं भी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता था और बड़ा बनाना चाहता था अपने किंगडम को। तो इसलिए उसने अब राजा वाली हरकतें करनी स्टार्ट कर दी, यानी मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्ट कर दी। तो जो सबसे पहली मिलिट्री कैंपेन है हुमायूं की लाइफ की, वो है कलिंजर के किले को घेरा इसने। सीज का मतलब होता है घेर लेना। तो ये देखो, ये किला है कलिंजर का। तो घेरने का क्या मतलब होता है? देखो, किले के अंदर जो दुश्मन की फौज होती है वो रहती है, राजा रहते हैं, उसकी फैमिली रहती है। अब किले का फंडा क्या होता है कि किला जो है वो थोड़ी ऊंचाई पे बना होता है, ये किसी पहाड़ वहाड़ पे बनाया जाता है, ताकि जब दुश्मन की फौज आए तो उसको पहाड़ पे चढ़ना पड़े। किले में वो अचानक उड़ के तो आएगी नहीं, हेलीकॉप्टर से तो आएगी नहीं, उस जमाने में हेलीकॉप्टर होते नहीं थे। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप इस पहाड़ पे चढ़ के किले के अंदर घुसने की कोशिश करो। तो जो लोग किले में रहते हैं उनके पास तो एडवांटेज है ना, वो तो ऊंचाई पे हैं, वो तो वहां से पत्थर भी लुढ़काएंगे तो वो पत्थर वेपन बन के आपके सर पे गिरेगा। तो इसलिए किले बनाए जाते थे पहले। किले बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट यही होता था, ऊंचाई पे बनाए जाते थे। तो कलिंजर का जो किला था वो बुंदेलखंड के बांदा डिस्ट्रिक्ट आज उत्तर प्रदेश में है, तो बांदा डिस्ट्रिक्ट के कलिंजर फोर्ट की बात है ये। तो कलिंजर फोर्ट को कब्जे में लेना चाहता था हुमायूं। तो ये जो कलिंजर फोर्ट है उस वक्त चंदेल राजपूतों के कब्जे में था, यानी इसके मालिक या ये कह लो इसके अंदर चंदेल राजा रहते थे। ठीक है, तो हुमायूं को राजा बने हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, मुश्किल से 6 महीने हुए थे, और वो निकल पड़ा कलिंजर के किले को कैप्चर करने के लिए। तो कलिंजर के किले में जो चंदेल राजा रहते थे, तो उनको ये बात पता चल गई, उनकी समझ में आ गया कि हम हुमायूं को तो नहीं हरा पाएंगे, हुमायूं के पास काफी बड़ी आर्मी है। ठीक, तो इन लोगों ने हुमायूं के पास मैसेज भिजवाया कि हम लड़ते नहीं है, हम पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं, बदले में आपको जो कंपनसेशन चाहिए, अगर सोना चांदी चाहिए तो वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ठीक, तो हुमायूं मान गया। यानी देखो, हुमायूं गया तो था इसको कब्जे में लेने के लिए, लेकिन उसने सोचा कि चलो छोड़ो, कब्जे में नहीं लेता हूं, बदले में यहां से पैसे ले लेता हूं, सोने चांदी लेके चला जाता हूं। तो उसने पीस ट्रीटी साइन कर ली, सरेंडर ट्रीटी, पीस ट्रीटी नहीं, सरेंडर ट्रीटी बोलेंगे। यानी चंदेल के जो राजपूत राजा थे उन लोगों ने सरेंडर कर दिया, बस रिक्वेस्ट की कि आप फोर्ट हमसे मत छीनो, फोर्ट हमारे पास ही रहने दो, हम पूरी तरीके से आपकी तरफ लॉयल रहेंगे, हमारी पूरी लॉयल्टी आपके तरफ ही रहेगी, आप फोर्ट हमसे मत लो। बदले में चंदेल राजपूतों ने हुमायूं को बहुत बड़ी रकम दी, बहुत ज्यादा पैसे और सोने चांदी दिए बदले में। क्यों दिए? ताकि फोर्ट उन्हीं के पास रहे, फोर्ट चंदेल राजपूत के पास ही रहे। तो इसको भी हुमायूं की गलती मानी जाती है कि वो बड़े आसानी से फोर्ट पे कब्जा कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं, पैसे लेके वो वापस लौट आया। अब जो अगली मिलिट्री कैंपेन इसने की तो वो चुनार फोर्ट पे कब्जे को लेके की। तो ये चुनार फोर्ट है जो उत्तर प्रदेश के ही मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आज। अब ये देखो, इस फोर्ट की कहानी देखो, ये फोर्ट यहाँ पे क्यों बनाया गया होगा सोच के देखो। ये तो नदी है ना, यानी अगर कोई इस फोर्ट पे पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसको नदी क्रॉस करनी होगी। यानी फोर्ट जानबूझ के ऐसी ही जगह पे बनाए जाते थे जहां पे फोर्ट बनाने वाले को तो एडवांटेज मिले लेकिन उसके दुश्मन को ऑब्स्टेकल मिले। तो चुनार फोर्ट पे नजर पड़ गई हुमायूं की। अब क्यों पड़ी? क्योंकि देखो, जो मुगल्स थे, मुगल्स की इंडिया में आते ही दुश्मनी हो गई थी अफगान्स के साथ। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत में एक तरफ मुगल लड़े थे, दूसरे तरफ अफगान्स लड़े थे, इब्राहिम लोदी। तो यही दुश्मनी बहुत दिनों तक कंटिन्यू रही। तो हुमायूं का ध्यान गया, एक जो सबसे ताकतवर अफगान जो लीडर उस वक्त का उभर के सामने आ रहा था वो था शेर शाह सूरी। तो एक्चुअली शेर शाह सूरी की कहानी सुनो। शेर शाह सूरी बाबर की आर्मी में काम करता था। शेर शाह सूरी जब पानीपत की लड़ाई खत्म हो गई थी तो शेर शाह सूरी को बाबर ने गिफ्ट वगैरह दिए थे, उसको रिकॉग्नाइज किया था, उसकी बहादुरी की तारीफ की थी और उसको अपनी आर्मी में शामिल कर लिया था। लेकिन बाबर के मरने के बाद शेर शाह सूरी का दिमाग बदल गया, वो दिमाग चेंज हो गया उसका। उसने कहा कि मैं तो बाबर की रिस्पेक्ट करता हूं, हुमायूं की नहीं करता हूं। तो ये हुमायूं की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था,
ये सोचता था कि हुमायूं काफी कमजोर है और मैं खुद हुमायूं को हरा के राजा बन सकता हूं, तो मैं क्यों हुमायूं को इंडिया का एम्परर मानूं। तो हुमायूं को ये सारी चीजें पता चल रही थी, तो उसने शेर शाह सूरी को कंट्रोल करने के लिए अटेम्प्ट्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो शेर शाह सूरी के ही कब्जे में था ये चुनार का फोर्ट। तो अब यानी कि शेर शाह सूरी रहता था खुद इस फोर्ट के अंदर में, तो अब हुमायूं को कब्जे में लाना है ये फोर्ट। क्यों? क्योंकि वो शेर शाह सूरी को कंट्रोल करना चाहता है। तो वो गया चुनार, तो चुनार में जाके इस फोर्ट को उसने 4 महीने तक घेर लिया। 4 महीने तक घेर लोगे तो क्या होगा, फोर्ट के लोग बाहर नहीं आ पाएंगे, उनके पास अंदर खाना सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा, पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, तो जो लोग फोर्ट के अंदर हैं उनका तो खाना पानी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा ना। इसीलिए फोर्ट को कब्जा करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी, बस फोर्ट को जाके घेर लिया जाता था। तो जो लोग फोर्ट के अंदर रहते हैं अब उनकी जिम्मेदारी है या तो वो अटैक करने वाले को हरा के भगा दें या फिर सरेंडर कर दें, 2 ही ऑप्शन बचता था। तो 4 महीने तक फोर्ट को घेर लिया। तो क्या हुआ, शेर शाह सूरी को अल्टीमेटली जो है उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, वो किले के अंदर ही था। तो उसने भी सोचा कि अब मैं सरेंडर ही कर दूं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो शेर शाह सूरी ने एक ट्रीटी का प्रस्ताव भिजवाया, ठीक है, मुगल्स के पास यानी हुमायूं के पास। उसने कहा कि ठीक है, तुम चुनार का फोर्ट मुझसे मत छीनो, हम दोनों मिलके एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। तो उस ट्रीटी में कहा शेर शाह सूरी ने कि आज के बाद मैं मुगल्स के अंडर ही काम करने के लिए तैयार हूं, मुगल के अंडर एक छोटे से जमींदार के रूप में काम करने के लिए तैयार हूं, एक छोटा सा कमांडर बन के मैं काम करने के लिए तैयार हूं, बस आप ये चुनार का फोर्ट मेरे से मत छीनना। और बदले में शेर शाह सूरी ने क्या कहा कि मैं अपने बेटे को 500 सैनिकों के साथ मुगल आर्मी में ज्वाइन करा देता हूं। क्यों? ताकि हुमायूं का भरोसा बना रहे कि शेर शाह सूरी का बेटा मेरी ही आर्मी में है, तो शेर शाह सूरी कभी भी कुछ करेगा तो उसके बेटे को वो कैप्चर कर सकता है या उसके बेटे से बदला ले सकता है। तो अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए शेर शाह सूरी ने अपने बेटे और 500 अफगान सोल्जर्स को हुमायूं के साथ भेज दिया कि आज से तुम लोग हुमायूं के साथ ही रहो। तो हुमायूं इतने से सेटिस्फाई हो गया, और साथ ही साथ हुमायूं को ये बात भी पता चल रही थी, ये खबरें भी आ रही थी कि जो गुजरात का सुल्तान है वो धीरे धीरे मुगल टेरिटरीज को कैप्चर कर रहा है, क्योंकि वो गुजरात से निकल के मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन एरियाज में वो घूमने चला गया था, जो बहादुर शाह था गुजरात का। तो एक तरह से देखो तो उसकी नेबरिंग मुगल टेरिटरी थी। तो इसको खतरा महसूस हुआ हुमायूं को कि मैं तो इतनी दूर उत्तर प्रदेश आ गया हूं, मिर्जापुर आ गया हूं, मिर्जापुर बिल्कुल वाराणसी के पास ही है। तो इसको लगा कि अगर मैं यहीं पे फंसा रह गया तो कहीं मेरे पीठ पीछे जो गुजरात का सुल्तान है वो मेरी बड़ी बड़ी टेरिटरीज पे कब्जा ना कर ले। तो इसने क्या किया, शेर शाह सूरी की ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसको जल्दबाजी मची थी हुमायूं को कि वापस मैं जाऊं, आगरा जाऊं, जरा देखूं कि गुजरात का सुल्तान कैसे मेरी टेरिटरी लूटता है। तो इसलिए इसने जल्दबाजी में शेर शाह सूरी की दी हुई पीस ट्रीटी एक्सेप्ट कर ली। तो देखो ये हुमायूं की दूसरी गलती है, वो फोर्ट पे कब्जा तो करने जाता है लेकिन ट्रीटी साइन करके चला आता है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कलिंगर के फोर्ट में भी उसने यही किया और चुनार के फोर्ट में भी यही काम कर रहा है वो। तो स्ट्रेटेजिकली ये सारी गलतियां हैं हुमायूं की। तो एक बात यहां पे नोट करने वाली है बच्चों कि इस इंसिडेंट में पहली बार हुमायूं और शेर शाह सूरी फेस टू फेस आए। ठीक है, ये पहली बार है ना जब दोनों आमने सामने लड़ाई लड़ने के लिए आए। तो इसके बाद अपने लाइफ में 2 बार और इन दोनों का मुकाबला होगा, यानी कुल मिला के हुमायूं और शेर शाह सूरी 3 बार एक दूसरे से लड़ने आए। तो पहली लड़ाई का आउटकम क्या निकल रहा है कि पहली लड़ाई में हुमायूं ने कब्जा तो कर लिया लेकिन ट्रीटी साइन करके वापस आ गया। तो इसके बाद 2 और बैटल्स लड़ेंगे ये दोनों, शेर शाह सूरी और हुमायूं। तो हम देखेंगे आगे बाकी बचे 2 बैटल्स का क्या आउटकम होगा। अब देखो हुमायूं को काफी परेशानी हो रही है बहादुर शाह से। तो ये बहादुर शाह कौन है? गुजरात का सुल्तान है। पहले से ही इसने हुमायूं को परेशान कर रखा है। क्यों परेशान कर रखा है? क्योंकि जो हुमायूं का जो मामा था महदी ख्वाजा, जिसने कोशिश करी थी एम्परर बनने की हुमायूं की जगह, उसको इसने अपने यहां शेल्टर दे रखी थी। और
ये क्या करता था, हुमायूं के जितने दुश्मन थे सबकी मदद यही करता था। तो हुमायूं की दुश्मनी चलती थी अफगानों से, क्योंकि अफगान इब्राहिम लोदी को मारा था, हुमायूं के बाप ने इब्राहिम लोदी को मारा था। तो इब्राहिम लोदी के जितने बचे खुचे रिश्तेदार थे, इसके जितने फैमिली मेंबर थे, वो तो बदला लेना चाहते थे ना बाबर की फैमिली से। तो हुमायूं कौन था, बाबर का बेटा था। तो जो लोधी प्रिंसेस थे, जो लोधी राजकुमार वगैरह हुआ करते थे, जो कि बदला लेना चाहते थे हुमायूं से, उनको ये पैसे से मदद करता था, उनको अपने महल में रहने की जगह देता था। तो ये सारी चीजें तो हुमायूं के अगेंस्ट गई ना, हुमायूं को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती थी। और तीसरी चीज क्या करता था ये, कि इसने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए एक काफी बड़ा कैंपेन चला रखा था बहादुर शाह ने, गुजरात वाले ने। तो इसी कैंपेन के चलते इसने मालवा में और चंदेरी में कैप्चर कर लिया था। तो मालवा और चंदेरी ये कुछ ऐसी जगह थी जो कि मुगल के कंट्रोल में थी। हुमायूं ने अपने फादर बाबर के साथ लड़ के इन जगहों को जीता था। चंदेरी के किले पे लड़ाई लड़ी थी बाबर ने 1527 में। तो ये सब जगह जीती थी मुगलों ने, और अब ये बहादुर शाह गुजरात से आके उन पे कैप्चर कर रहा है। तो हुमायूं को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और उसने अपना मन बना लिया था कि मैं इस बहादुर शाह को सबक सिखा के ही रहूंगा। तो बहादुर शाह क्या है कि कैप्चर करता धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। इसको तो ये तो कुछ समझता ही नहीं था हुमायूं को। इसको लगता था कि मैं चुटकियों में हुमायूं को हरा दूंगा। तो बहादुर शाह धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ने लगा। वो राजस्थान में एंटर कर गया, बिल्कुल अंदर तक एंटर कर गया, और राजस्थान के चित्तौड़ नाम की जगह पे, चित्तौड़ वाले किंगडम के सामने जाके ये बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि चित्तौड़ में एक बहुत बड़ा किला था। तो किले को आप अचानक तो अटैक नहीं कर दोगे ना, तो किले की घेरेबंदी होती है। तो किले के बाहर जाके ये बैठ गया, यानी कि अब इसका अगला अटैक चित्तौड़ पे ही होने वाला था। ये सबकी समझ में आ गया। तो क्या हुआ कि चित्तौड़ जो है वो राजपूतों के कंट्रोल में था। तो जो राजपूत थे, वो जो बहादुर शाह है, जो गुजरात का सुल्तान था, उनसे थोड़े कमजोर थे। तो राजपूतों को यह समझ में आ गया था कि हम लोग अकेले चित्तौड़ को नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, चित्तौड़ को नहीं बचा पाएंगे। और हुमायूं क्या हुआ कि हुमायूं जो चुनार में था, जब ये शेर शाह सूरी से ट्रीटी साइन कर रहा था, उसी वक्त इसको खबर लग गई थी कि मेरे पीठ पीछे जो है बहादुर शाह टेरिटरीज को कब्जा कर रहा है। तो हुमायूं वहां से लौट के बढ़ गया था चित्तौड़ की तरफ। तो हुमायूं उस वक्त मालवा में था, ग्वालियर के पास था एक्चुअली। तो हुमायूं जा रहा था इसी बहादुर शाह से लड़ाई लड़ने। तो उस वक्त वो ग्वालियर में आके रुक गया हुमायूं। उसने कहा कि मैं देखता हूं, मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर लूं कि जो बहादुर शाह है उसका अगला कदम क्या होता है। तो इसी बीच जो राजपूत थे, चित्तौड़ के राजपूत थे, उनको तो खतरा महसूस हो रहा था कि बहादुर शाह कभी भी चित्तौड़ पे अटैक कर देगा। चित्तौड़ के बाहर बैठा हुआ है वो अपनी आर्मी लेके। तो इन लोगों को पता चल गई ये बात कि हुमायूं जो है ग्वालियर में, हुमायूं अपनी आर्मी लेके ग्वालियर में बैठा हुआ है, हुमायूं भी तमाशा देख रहा है। तो राजपूतों ने मैसेज भिजवाए हुमायूं के पास। ठीक है, तो एक्चुअली राजपूतों की जो रानी थी, रानी कर्णावती, तो हिस्टोरियंस का मानना है कि कर्णावती ने एक राखी भिजवाई थी हुमायूं को। राखी भिजवाने का मतलब है कि इसने हुमायूं को अपना भाई माना कि आप मेरे भाई जैसे हो, प्लीज आके हमारी मदद करो, बहादुर शाह से हमारी जान बचाओ। तो लेकिन हुमायूं जो है वो पहुंच तो गया था ग्वालियर के पास, वो बैठ के तमाशा देख रहा था, लेकिन उसने अपना दिमाग चेंज कर लिया। वो चाहता तो चित्तौड़ की मदद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब हिस्टोरियंस के दो ओपिनियन है, हिस्टोरियंस इसको दो तरीकों से देखते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हुमायूं जो है टाइम पे चित्तौड़ पहुंच ही नहीं सकता था, इसलिए उसने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि मैं इतने कम दिनों में ग्वालियर से चित्तौड़ नहीं पहुंच पाऊंगा, जबकि बहादुर शाह तो ऑलरेडी चित्तौड़ के गेट पे पहुंच ही चुका है। दूसरी ओपिनियन ये कहती है कि हुमायूं को ऐसा लगा कि बहादुर शाह अगर किसी हिंदू राजा को हरा रहा है, हिंदू को ये लोग काफिर बोलते थे, यानी कि नॉन बिलीवर्स, तो अगर मैं एक मुस्लिम होकर दूसरे मुस्लिम राजा को रोकूंगा तो मेरी आर्मी भड़क जाएगी, मेरी आर्मी का मेरे पे से भरोसा उठ जाएगा। तो इसलिए हुमायूं ने कुछ किया ही नहीं। तो कुछ नहीं किया तो इसका क्या नतीजा निकला? जो बहादुर शाह
था उसने फाइनली चित्तौड़ पे अटैक कर ही दिया। तो 1535 की बात है ये। तो फाइनली कर्णावती ने जो राखी भेजी थी हुमायूं के पास, उसका कोई असर पड़ा ही नहीं हुमायूं पे। हुमायूं ने बिल्कुल मदद की नहीं, चाहे जो भी वजह रही हो। तो फाइनली चित्तौड़ कब्जे में चला गया बहादुर शाह के, और जो कर्णावती है जिसने राखी भिजवाई थी, उसने और बाकी जो औरतें थी वहां की चित्तौड़ की, उन लोगों ने अपनी जान दे दी, जौहर कमिट कर लिया। तो आप देख रहे हो कि हुमायूं और बहादुर शाह के बीच जो है दुश्मनी बढ़ती ही चली जा रही है। और हुमायूं अब कोशिश करता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं बहादुर शाह को बच के जाने नहीं दे सकता। वो तो बस तमाशा देख रहा था कि चित्तौड़ में ये जो करता है करने दो, उसके बाद मैं इसको पकड़ लूंगा। तो हुमायूं वहीं पे बैठा हुआ था ग्वालियर में। तो बहादुर शाह जो है चित्तौड़ को अच्छे से लूट लेता है और वापस गुजरात की तरफ लौटने लगता है। तो गुजरात की तरफ लौटने लगता है तो हुमायूं को तो ये बात पहले से ही पता थी कि किस रास्ते से ये लौटेगा। ये चित्तौड़ है, ये गुजरात है और ये ग्वालियर है। तो इसने बीच रास्ते में ही अपनी आर्मी को ले जाके खड़ी कर दी। तो बहादुर शाह बच के भागने लगा, वो नहीं लड़ना चाहता था। उसने अभी अभी चित्तौड़ की लड़ाई लड़ी थी, उसकी आर्मी थकी हुई थी और वो नहीं लड़ना चाहता था हुमायूं से। तो हुमायूं को देख के उसकी वो अपनी आर्मी को लेके भागने लगा। तो भागता भागता वो मांडू चला गया। मांडू मध्य प्रदेश की एक जगह है, लेकिन हुमायूं ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। हुमायूं ने कहा कि मैं फाइनल तुम जहां जाओगे मैं भी तुम्हें वहां जाके पकड़ूंगा। तो बहादुर शाह जो है एक जगह से भाग के दूसरी जगह जाता रहा। क्यों? क्योंकि हुमायूं उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो भागते भागते वो गोवा पहुंच गया बहादुर शाह, क्योंकि हुमायूं आ रहा है ना उसके पीछे। तो गोवा क्यों चला गया वो? क्योंकि गोवा में उस वक्त पोर्चुगीज का कब्जा था। पोर्चुगीज जो पुर्तगाली 1498 में आ गए थे इंडिया में ना, वास्को डी गामा वगैरह, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पोर्चुगीज ने अपनी कैपिटल बना रखी थी गोवा को, यानी आप कह लो कि गोवा पूरी तरीके से पोर्चुगीज के कब्जे में था। तो इसीलिए बहादुर शाह गोवा चला गया, क्योंकि उसको लगा कि गोवा में हुमायूं मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अब देखो, जो गुजरात का सुल्तान है वो गोवा चला गया, तो गुजरात का क्या होगा? तो गुजरात और मालवा का जो रीजन है वो हुमायूं ने अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि जो गुजरात का रूलर है वो तो भाग के चला गया, जो तो छुप गया है गोवा में, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए जो गुजरात और मालवा का रीजन है वो हुमायूं के कंट्रोल में आ गया, और हुमायूं ने वो सारा रीजन अस्कारी को दे दिया, अस्कारी मिर्जा को। तो अस्कारी मिर्जा को थोड़ी देर के लिए गुजरात का गवर्नर बना दिया, लेकिन अस्कारी मिर्जा पहले भी इनकम्पिटेंट था, फिर से उसने अपने आप को इनकम्पिटेंट ही साबित किया। यानी वो गुजरात में बहुत देर तक अपना कंट्रोल नहीं बनाए रख सका। एक्चुअली क्या हुआ कि अस्कारी को गुजरात में रहना पसंद नहीं आता था, तो वापस लौट के चला जाता था मेवात, कभी चला जाता था आगरा, मतलब उसका बिल्कुल भी ध्यान था नहीं गुजरात पे। तो क्या हुआ कि बहादुर शाह को जैसे ही ये बात पता चली कि जो गुजरात का गवर्नर है वो तो रहता ही नहीं है गुजरात में, तो इसने वापस गुजरात पे अटैक करके गुजरात को अपने कब्जे में ले लिया था बहादुर शाह ने। तो अब देख रहे हो, हुमायूं किसी भी चीज को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो फोर्ट पे कब्जा करने जाता था, बिना कब्जा किए पीस ट्रीटी साइन करके चला आता था। तो इसलिए हुमायूं को बहुत सक्सेसफुल एम्परर नहीं माना जाता है। अब देखो, जो बहादुर शाह है वो छुप के चला गया पोर्चुगीज के पास, पोर्चुगीज से उसने मदद मांग ली, ठीक। तो जो गुजरात है, तो गुजरात तो थोड़ी देर के लिए मुगलों के कब्जे में चला गया था ना, तो अब मुगलों के कब्जे में चला गया है क्योंकि वो छुप गया था गोवा में जाके, पीछे से आके हुमायूं ने कब्जा कर लिया था गुजरात पे और मालवा पे। तो बहादुर शाह ने पोर्चुगीज से मदद मांगी। उसने पोर्चुगीज से कहा कि प्लीज आप मेरी मदद करो मुझे वापस गुजरात और मालवा दिलाने में। अब पोर्चुगीज तो काफी स्ट्रांग थे, लेकिन मुगल्स से स्ट्रांग तो थे नहीं। इनके पास बेसिकली, इनके पास भी गन पाउडर था जो मुगल्स के पास था, और इनके पास एक बहुत बड़ी नेवी थी। मुगल के पास कोई नेवी नहीं थी, इनके पास बड़े बड़े जहाज वगैरह थे ना। मुगल्स के पास जहाज तो थे, लेकिन लड़ने वाले जहाज नहीं थे, सामान ढोने वाले जहाज थे, ठीक है। तो अब देखो, इसी बीच और क्या चीजें हो रही थी कि हुमायूं का जो पूरा ध्यान है वो शेर शाह सूरी को कंट्रोल करने में लगा हुआ था, क्योंकि शेर शाह सूरी अकेला नहीं था, उसके साथ कई सारे अफगान नोबल्स का सपोर्ट था। इनकी तो खानदानी दुश्मनी थी ना अफगान से, तो बड़ा खतरा शेर शाह सूरी से था।
तो हुमायूं ने सोचा कि इसको तो बाद में देख लूंगा बहादुर शाह को, अभी मेरा पूरा ध्यान शेर शाह सूरी को टैकल करने में होना चाहिए। इसीलिए हुमायूं को टाइम ही नहीं मिला कि वो शेर शाह सूरी को छोड़ के पोर्चुगीज की तरफ ध्यान दे पाता या बहादुर शाह की तरफ ध्यान दे पाता। तो बहादुर शाह को पोर्चुगीज ने मदद करने के लिए हाँ कर दी। उसने कहा कि हाँ चलो हम आपकी मदद कर देंगे। बदले में बहादुर शाह ने जो दीव और बसाई का इलाका है वो पोर्चुगीज को दे दिया। दीव, दमन दीव जो आज टेरिटरी है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। बसाइन क्या है? वसाई नाम का इलाका है मुंबई में, वसाई, उसी को उस वक्त बसाइन बोलते थे। तो वसाई या बसाइन उस वक्त गुजरात का हिस्सा हुआ करता था। तो गुजरात का रूलर था ये बहादुर शाह टेक्निकली, तो इसको हक था कि ये दोनों जगह ये पोर्चुगीज को दे दे, तो इसने दे दिए। ठीक, बाद में क्या हुआ कि बहादुर शाह और पोर्चुगीज में आपस में किसी बात को लेके कहा सुनी हो गई, बहस हो गई। ठीक है, तो अब यानी कि पोर्चुगीज भी पसंद नहीं करते बहादुर शाह को, इन दोनों के बीच हो गई बहस। तो क्या हो गया कि इसको पोर्चुगीज ने बुलाया, बहादुर शाह को बुलाया कि चलो हमारे बीच जो भी बहस हो गई है इसको अच्छे से हम बैठ के बातचीत करके इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो रिजॉल्व करने के लिए एक शिप पे बुलाया, जहाज पे बुलाया बहादुर शाह को। किसने बुलाया? पोर्चुगीज ने बुलाया। तो पोर्चुगीज में बुलाया कि आओ हम बात करेंगे, लेकिन बात करने की जगह बहादुर शाह को उठा के शिप से नीचे फेंक दिया, यानी बीच समुद्र में फेंक दिया। तो क्या हो गया? बहादुर शाह जो कि गुजरात का सुल्तान था वो पानी में डूब के मर गया। एक तरह से सोचो तो पोर्चुगीज ने उसका मर्डर ही कर दिया। तो ये आप देख रहे हो पेंटिंग, तो ये पोर्चुगीज शिप है, इन लोगों ने उठा के फेंक दिया था सुल्तान को ही। वैसे हुमायूं का एक बहुत बड़ा दुश्मन अपने आप खत्म हो गया बिना हुमायूं के कुछ किए। तो अब हुमायूं का एक बहुत बड़ा दुश्मन तो रास्ते से हट गया, तो अब उसकी पूरी अटेंशन जो है शेर शाह की तरफ केंद्रित हो गई। पूरा ध्यान अब वो शेर शाह को दे सकता था, और उसको खतरा भी महसूस हो रहा था कि शेर शाह जो है धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता चला आ रहा है। और शेर शाह ने कहा था कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा, बेटे को भेजा था। उसने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं टाइम टू टाइम टैक्स भी दिया करूंगा, लेकिन अब वो टैक्स वैक्स भी देना उसने मना कर दिया था, वो देता नहीं था टाइम पे टैक्स। तो हुमायूं को लगा कि अब ये मेरे बात से बाहर चला गया है, अब ये मेरी बात सुनता नहीं है, ये काफी एम्बिशियस हो गया है और ये कोशिश करेगा मुझसे लड़ने की। तो इससे पहले कि ये कुछ करे मैं ही इसको जाके खत्म कर देता हूं। तो हुमायूं दूसरी बार चुनार के किले को कब्जे करने के लिए बढ़ता है, क्योंकि चुनार के किले में ही रहता था ना शेर शाह सूरी। तो दूसरी बार वो बढ़ा। तो ये बात शेर शाह सूरी को पहले से पता चल गई थी। शेर शाह सूरी को शेर खान सूरी भी कहते थे। तो उसका नाम एक्चुअली शेर खान इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने एक तलवार की मदद से पूरे शेर को काट डाला था, इसलिए उसका नाम शेर खान पड़ गया था। तो शेर खान सूरी या शेर शाह सूरी को ये बात पहले से ही पता थी कि हुमायूं चुनार पे हमला करेगा। तो उसने चुनार से अपना पूरा खजाना हटा दिया, पूरा खजाना चुनार से हटा के वो बिहार लेके चला गया। बिहार उस वक्त बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। उसने सोचा कि अगर हुमायूं कब्जा कर भी लेगा किले पे तो उसके हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं, तो मैं पहले ही अपना खजाना यहां से हटा लेता हूं। ठीक है, तो अब उसको कुछ खजाना मिला तो नहीं, तो अब चुनार में उसको कुछ हाथ लगा नहीं, तो वो सीधा बंगाल चला गया। क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी भी चुनार से भाग गया था और वो बंगाल चला गया था। तो उसको शेर शाह सूरी को हराना था, उसका पूरा दिमाग खराब हो गया था। तो अब ये हुमायूं भी पीछे पीछे उसके बंगाल पहुंच गया। इसी को बोलते हैं इन्वेजन ऑफ बंगाल। यानी कि हुमायूं ने बंगाल कब इन्वेड किया? 1537-38 के दौरान। ठीक है, तो उस वक्त जो बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी, कैपिटल सिटी, वो थी गौड़। आज बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता या कलकत्ता है। उस वक्त इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, ये एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। तो उस वक्त के बंगाल की कैपिटल को गौड़ बोलते थे। तो हुमायूं ने कैपिटल को यानी गौड़ को, बंगाल के कैपिटल को अपने कब्जे में ले लिया। तो बंगाल पहुंच गया है हुमायूं। बंगाल में जाने का इसका मकसद क्या है? ये तो सोच रहा है कि कब शेर शाह सूरी मेरे सामने आए और कब मैं उससे लड़ाई लड़ूं। तो हुमायूं ने पूरे 8 महीने बंगाल में ही बिता दिए। ठीक है, तो 8 महीने से हुमायूं बंगाल में ही है।
बहादुर शाह जो गुजरात का है वो मर चुका है, तो इसको कोई खतरा महसूस होता नहीं था, इसलिए इसने सोचा कि चलो बंगाल में ही थोड़े दिन रहता हूं। तभी हुमायूं को ये खबर मिलती है कि उसका जो सौतेला भाई है हिंडाल, उसने इसके पीठ पीछे आगरा में रिवोल्ट कर दिया है। तो हिंडाल ने तो पहले ही अपने आप को इंडिपेंडेंट एम्परर डिक्लेयर कर दिया था ना, तो इसको लगा कि हुमायूं जो है बंगाल में है, बंगाल में इतने दिनों से है, तो इसको मौका मिल गया, तो इसने आगरा में एम्परर बनने की कोशिश की। तो जैसे ही ये बात हुमायूं को पता चली तो हुमायूं दौड़ा दौड़ा बंगाल से लौट के आगरा जाने की कोशिश करने लगा। तो हुमायूं ने अपने 5000 सैनिकों को बंगाल में ही छोड़ दिया और वो लौटने लगा वापस आगरा की तरफ। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं आगरा नहीं गया तो कहीं हिंडाल मुझे गद्दी से हटा के एम्परर ही ना बन जाए पूरी तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही शेर शाह सूरी को यह बात पता चली कि हुमायूं जो है बंगाल से लौट गया है, तो शेर शाह सूरी प्रकट हो गया, वो सामने आ गया और उसने फिर से बंगाल के जो कैपिटल सिटी थी गौड़, उस पर कब्जा कर लिया और जिन 5000 सैनिकों को हुमायूं ने छोड़ा था वहां पे वापस, उन सबको मार दिया, सबकी गर्दनें काट दी। किसने? शेर शाह सूरी ने। बिल्कुल ब्रूटल हुआ करते थे ये लोग उस वक्त। तो आप देख रहे हो बिल्कुल लड़ाई का माहौल बन गया है। हुमायूं एक तरफ, शेर शाह सूरी एक तरफ, लड़ाई कभी भी हो सकती है। तो हुमायूं जो है अब वो बंगाल से दौड़ा दौड़ा जा रहा था कहां? आगरा की तरफ, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं अगर टाइम पे आगरा नहीं पहुंचूंगा तो गद्दी मेरे हाथ से चली जाएगी, हिंडाल ही राजा बन जाएगा। तो शेर शाह सूरी को यह बात पता थी कि ये रहा बंगाल, ये रहा आगरा। तो बंगाल से अगर कोई आगरा जाएगा तो बीच में बिहार तो क्रॉस करेगा ही ना। तो शेर शाह सूरी को यह बात पता थी कि रास्ता कौन सा यूज करेगा हुमायूं। तो उसको यह बात पता थी कि ये चौसा से होके गुजरेगा, बिना चौसा से गुजरे ये आगरा पहुंच नहीं सकता है। तो शेर शाह सूरी पहले से ही चौसा में अपनी आर्मी को लेके पहुंच गया। वो इंतजार करने लगा कि जैसे ही हुमायूं इस रास्ते से निकलेगा मैं इस पे अटैक कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे जो अटैक किया शेर शाह सूरी ने हुमायूं पे, तो वो अटैक हुआ चौसा में और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा। तो आपको बच्चों ये डेट्स वगैरह याद रखनी है। 1539 एक बार पहले भी हुमायूं और शेर शाह सूरी फेस टू फेस आ चुके थे। चुनार फोर्ट लूटने गया था हुमायूं और ट्रीटी साइन करके वापस आ गया था। ये दूसरी बार है कि दोनों फेस टू फेस होने जा रहे हैं। कहां पे? चौसा में। हुमायूं बंगाल से आगरा की तरफ बढ़ रहा है, जबकि शेर शाह सूरी वहां पे प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि हुमायूं को आने दो, जैसे ही वो चौसा में आएगा मैं अटैक कर दूंगा उसके ऊपर। तो चौसा जो है बक्सर में है और बक्सर जो है बिहार में। तो हो सकता है इसको बैटल ऑफ बक्सर भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए, बैटल ऑफ बक्सर। तो अगर वैसे तो कई बैटल ऑफ बक्सर हुए हैं, आगे चल के अंग्रेजों के टाइम भी एक बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इसलिए ज्यादातर इसको बैटल ऑफ चौसा के ही नाम से जाना जाता है। तो ये जो चौसा की लड़ाई हुई ये कर्मनासा नदी के किनारे हुई। तो कर्मनासा नाम की नदी बहती है बक्सर में, तो उसी के किनारे पे लड़ाई हुई थी। तो शेर शाह सूरी ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तो 2, 2.5, 3 महीनों तक इन दोनों की आर्मी, ये कर्मनासा नदी है, एक तरफ अफगान की फौज थी और एक तरफ मुगल्स की फौज थी। जब तक ये नदी क्रॉस नहीं करते तब तक वो आगरा पहुंच सकते नहीं थे। तो उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था एक तरह से अफगान्स ने। तो 2-3 महीने तक तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहे, किसी ने किसी पे अटैक नहीं किया। लेकिन एक दिन अचानक शेर शाह सूरी ने, शेर खान सूरी ने या शेर शाह सूरी जो बोलना है, उसने सरप्राइज अटैक कर दिया सुबह सुबह। बिल्कुल अंधेरा भी था, सूर्य निकला भी नहीं था, उसने मुगल कैंप पे सरप्राइज अटैक कर दिया। तो मुगल्स बिल्कुल ही हक्के बक्के रह गए, सरप्राइज्ड हो गए। तो बुरी तरीके से मुगल की आर्मी को जो है मारना काटना स्टार्ट कर दिया शेर शाह सूरी ने। ऐसे ब्रूटल तो था ही वो। थोड़े दिनों पहले इसने 5000 मुगल फोर्सेस को की गर्दन पूरी तरीके से काट दी थी। तो सब सो ही रहे थे, मुगल वाले सब, जो मुगल सोल्जर्स थे। सूर्य भी नहीं निकला था, काफी सुबह सुबह का वक्त था, तो सभी सो रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों सो रहे थे? आप बोलोगे कि सामने दुश्मन खड़ा है तो सब सो क्यों रहे थे? एक्चुअली एक शाम पहले मैसेज भिजवाया था शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कि अब हम बहुत हो गई लड़ाई,
तो हम पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं, आप मुझे बंगाल का गवर्नर बना दो बस। तो हुमायूं ने मान ली थी बात, ये कहा था कि ठीक है मैं तुम्हें बंगाल का गवर्नर बना दूंगा, तुम आज के बाद अपनी सारी बदमाशियां बंद कर देना। तो हुमायूं को लगा था कि ठीक है अब अगली सुबह जो है हम फॉर्मली पीस ट्रीटी साइन करेंगे। तो उस दिन जो है मुगल के कैंप में बहुत बड़ा जश्न हुआ था, सब अच्छे से एंजॉय करके सो रहे थे, और अगले सुबह शेरशाह सूरी ने अटैक कर दिया। तो अफरा तफरी मच गई। तो हुमायूं भी अपनी जान बचाने के लिए कर्मनासा नदी में ही कूद गया। मैंने आपको बताया था ना कि जो लड़ाई हुई थी वो कर्मनासा नदी के किनारे हुई थी। तो ये हुमायूं है, ये नदी में कूद गया। तो हुमायूं नदी में डूबने लगा, ठीक है। तो हुमायूं की जान एक सोल्जर ने बचाई, इसी के सोल्जर ने, उसका नाम था निजाम भिस्ती। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि निजाम भिस्ती की कहानी देखो। तो निजाम भिस्ती ने अपने कंधों पे बिठा लिया इसको। निजाम भिस्ती को तैरना आता था, और ये बेसिकली आप देख रहे हो, ये बफेलो भैंस के चमड़े से एक उसमें हवा भर के एक छोटी सी बोट टाइप बनाई जाती थी। तो इस भिस्ती के पास वो बोट थी, क्योंकि आर्मी का बात है ना, लड़ाई लड़ने गए हो ना, तो कभी भी आपको इमरजेंसी हो सकती है। तो आप समझ सकते हो लाइफ बोट की तरह इसको यूज करके इसने एम्परर हुमायूं को अपने कंधे पे बिठा के इसकी जान बचाई थी। तो बाद में जब हुमायूं आगरा पहुंच गया था तो इसने इसी निजाम भिस्ती को एक दिन के लिए एम्परर डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? क्योंकि एहसान वापस करने के लिए इसने इसकी जान बचाई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक दिन का राजा किसे बनाया था मुगल एम्परर हुमायूं ने? तो आंसर है निजाम भिस्ती। तो अब क्या है, शेरशाह सूरी ने देखा कि हुमायूं तो डरपोक है, वो तो डर के भाग गया, पानी में कूद के वो भाग गया। तो शेरशाह सूरी ने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। उसने कहा कि ये हुमायूं किस काम का एम्परर है, ये तो डरपोक है। और इस लड़ाई के बाद, बैटल ऑफ चौसा या बैटल ऑफ बक्सर के बाद, शेर खान को यह हक मिल गया कि हुमायूं नहीं, मैं हूं असली एम्परर हिंदुस्तान का। और उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एम्परर हिंदुस्तान का, और खुद को शाह के नाम से बुलाने लगा, शेर शाह। अभी तक वो शेर खान था। शाह का मतलब होता है किंग। तो अब वो खुद को किंग बोलने लगा, क्योंकि हुमायूं हार के भाग गया है उसके सामने से, ठीक है। तो फिर वो गया और 5000 जो सोल्जर्स थे उनको मार दिया। तो शेर शाह जो है उसने देखा कि हुमायूं कमजोर है, डरपोक है, मेरे सामने वो मेरा मुकाबला कर नहीं सकता है। लेकिन हुमायूं जिंदा तो है ना, हुमायूं मर तो नहीं गया है ना, हुमायूं वापस लौट के आगरा तो पहुंच ही गया। तो शेर शाह को लगा कि अब मुझे इसके साथ एक फाइनल बैटल करनी होगी, यानी एक फाइनल बैटल करके अगर मैं इसको हरा दूं तो ये हमेशा के लिए भाग जाएगा और मैं हमेशा के लिए एम्परर बन जाऊंगा। तो यही सोच के शेर शाह ने जो है प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दी बिल्कुल, कि अब मैं एक फाइनल और लास्ट बैटल लड़ूंगा। तो हुमायूं किसी तरह जान बचा के आगरा तो पहुंच गया, और जब वो आगरा पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सारे भाई आगरा में ही हैं। क्यों? क्योंकि हिंडाल ने वहां पे ड्रामा कर रखा था, हिंडाल ने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया था आगरा में। तो जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि अरे मेरे सारे सौतेले भाई तो पहले से ही आगरा में मीटिंग कर रहे हैं। तो वहां पे कामरान मिर्जा भी आ गया था। तो कामरान मिर्जा काबुल और कांधार में रहता था ना, काबुल और कांधार का गवर्नर था। तो उसको भी ये खबर मिल गई थी कि हिंडाल खुद को एम्परर डिक्लेयर करना चाहता है। तो वो भी दौड़ा दौड़ा आया था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि उसका दूसरा भाई एम्परर बन जाए, सब तो खुद ही एम्परर बनना चाहते थे ना। तो कामरान मिर्जा आगरा पहुंच गया था अपने 12,000 सैनिकों को लेके, क्योंकि वो भी रोकना ही चाहता था हिंडाल को। तो हुमायूं आता है आगरा, और आगरा आते ही उसको ये पता चलता है कि शेर शाह जो है एक बड़े बैटल की प्रिपरेशन कर रहा है, यानी अभी अभी उसने मुझे हराया है लेकिन वो चैन से नहीं बैठा है, और उसने एक बड़ी लड़ाई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो हुमायूं ने कामरान मिर्जा से कहा कि तुम ये जो 12,000 सैनिक लेके आए हो काबुल कांधार से, वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अभी इनकी जरूरत है, मुझे बड़ी लड़ाई लड़नी है शेरशाह सूरी से। तो कामरान मिर्जा ने कहा कि मैं दे तो दूंगा अपने ट्रूप्स तुम्हें, बदले में तुम्हें मुझे कमांडर इन चीफ बताना होगा, यानी तुम्हें मुझे डिक्लेयर करना होगा कि मैं मुगल सोल्जर्स का सुप्रीम कमांडर हूं। तो सुप्रीम कमांडर का क्या मतलब होता है? तो सुप्रीम कमांडर राजा ही तो होता है ना।
तो एक तरह से ये कह रहा था कि तुम मुझे ही एम्परर डिक्लेयर कर दो, कामरान मिर्जा। तो देख रहे हो ना, इसके सारे भाई कभी हुमायूं की मदद नहीं करते थे, अच्छे से मदद नहीं करते थे, हमेशा परेशान ही करते थे। तो हुमायूं ने मना कर दिया। हुमायूं ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें सुप्रीम कमांडर डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो कामरान जो है वो डिसअपॉइंट हो गया। उसका मकसद था कि मैं किसी तरह हुमायूं को हटा के खुद ही राजा बन जाऊं, लेकिन हुमायूं ने मना कर दिया, कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, तुम्हारी फौज नहीं चाहिए, तुम वापस चले जाओ। तो वो डिसअपॉइंट होकर लाहौर की तरफ बढ़ गया। तो अब क्या सिनेरियो है, एक तरफ जो है शेरशाह सूरी पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है कि अब मैं एक फुल एंड फाइनल बैटल करने जा रहा हूं हुमायूं की तरफ। दूसरी तरफ हुमायूं को उसके भाइयों का ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे तैसे हुमायूं ने अपनी सारी फोर्सेस जुटाई, भाइयों ने तो उसकी मदद की नहीं, और वो गंगा नदी के किनारे जो एक बिलग्राम नाम की जगह थी, एक्चुअली ये बिलग्राम आज के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, कन्नौज आज उत्तर प्रदेश में है ना, तो इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं या बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं। मोस्टली आपको बैटल ऑफ कन्नौज ही देखने को मिलेगा। तो ये हुआ 1540 में। तो अभी तक दो बार हुमायूं और शेरशाह सूरी आमने सामने आ चुके हैं। अब ये तीसरी बार दोनों आमने सामने आने जा रहे हैं। कहां पे? बिलग्राम नाम के विलेज में, और ये विलेज कहां है? कन्नौज में, गंगा नदी के किनारे। तो फिर से वही हुआ, जो अफगान फोर्सेस थे, यानी शेरशाह सूरी की जो फोर्सेस थी, इसने मुगल फोर्सेस को बुरी तरीके से हरा दिया, और फिर से हुमायूं को भागना पड़ा। यानी हुमायूं कभी भी शेरशाह सूरी के फोर्सेस के सामने टिक ही नहीं पाता था। तो ये दूसरी बार हुमायूं अपनी जान बचा के भाग रहा है। तो हुमायूं इस बार पूरी तरीके से इंडिया के बाहर भाग गया। हुमायूं, क्योंकि देखो कन्नौज तक आ गए, कन्नौज आ गए हैं तो आगरा पहुंचने में कितना देर है। तो मुगल एम्पायर जो है खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हुमायूं बाहर भाग गया इंडिया के, वो सिंध चला गया। मतलब आज सिंध भले ही इंडिया का हिस्सा नहीं है, उस वक्त इंडिया का ही हिस्सा था, लेकिन सिंध तो एक डेजर्ट है ना। तो आप डेजर्ट के राजा थोड़ी बनोगे, आप तो राजा बनोगे जब आप दिल्ली कैप्चर करोगे, आगरा करोगे, कन्नौज करोगे, बंगाल करोगे। आप तो सिंध में जाके छुप गए। तो जो सिंध में जाके छुप गया, एक तरह से वो हार गया ना। तो मुगल एम्पायर खत्म कर दिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो हुमायूं डर के भाग गया, थार डेजर्ट से होते हुए सिंध में जाके छुप गया। तो हुमायूं को 15 साल वापस लगेंगे। आप ध्यान से देखोगे, 1540 में हुमायूं की गद्दी चली गई, यानी मुगल एम्पायर खत्म हो गया इंडिया में। मुगल एम्पायर वापस स्टैब्लिश हुआ 1555 में। यानी इन 15 सालों तक पूरे इंडिया पे शेरशाह सूरी राज करेगा। तो 15 साल का वक्त और गुजरेगा, तब हुमायूं एक बार वापस इंडिया आएगा, एक बड़ी लड़ाई लड़ेगा और फिर से मुगल एम्परर को एस्टैब्लिश करेगा। तो अभी क्या सिचुएशन है कि हुमायूं जो है हार गया है शेरशाह सूरी के हाथों और बाहर भाग गया है, सिंध भाग गया है। यानी जो मेन लैंड इंडिया है, इंडिया की मेन टेरिटरी है, उससे भाग के वो सिंध में छुप गया है। ठीक है, क्योंकि कन्नौज में अभी भी वो हारा था। तो 1540 में वो सिंध में जाके छुप गया। 1541 में हुमायूं को एक लड़की पसंद आ गई, उसका नाम था हामिदा बानू। अब ये लड़की कौन थी? तो उसका जो एक भाई था हिंडाल, ये सारे भाई साथ में ही भागे थे ना, ये शेरशाह सूरी तो सबको ही मार देता ना। तो कामरान तो अपने मजे से काबुल और कांधार में रहता था, बाकी भाई तो हुमायूं के ही भरोसे थे। तो हिंडाल जो है हुमायूं के साथ ही था। तो हिंडाल का टीचर था एक, उसी टीचर की बेटी थी हामिदा बानू। तो वही लड़की हुमायूं को पसंद आ गई और हुमायूं ने उससे शादी कर ली। तो जब हामिदा बानो प्रेग्नेंट थी, यानी उसको बच्चा होने वाला था, तब भी ये लोग भटकते ही थे, क्योंकि इनको तो जान का खतरा था। ये तो डेजर्ट में घूम रहे थे, सिंध डेजर्ट में। तो शादी के थोड़े दिनों के बाद इसको बच्चा होने वाला था हामिदा बानू को। तो ये लोग जब भटक रहे थे तो इन्होंने मदद मांगी अमरकोट के राजा से। अमरकोट एक जगह है, सिंध में ही है। तो उसके राजा वीर साल से मदद मांगी कि हम आप मेरी मदद करो, देखो मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है, तो इसको कभी भी बच्चा हो सकता है, तो आप इसको रहने की जगह दो। तो वो जो राजपूत राजा था, राजा वीर साल,
अमरकोट का राजा था, उसने दोनों वाइफ हस्बैंड को, हुमायूं और उसकी वाइफ को, रहने की जगह दे दी अपने पैलेस में। और अकबर का जो जन्म हुआ इसी पैलेस में हुआ 1542 में, यानी अकबर का जन्म एक राजपूत के घर में हुआ था। इसीलिए अकबर जो है पूरी लाइफ राजपूतों की काफी इज्जत करता था। तो हुमायूं जो है काफी कोशिश करता रहा कि इंडिया ना सही मैं सिंध का ही राजा बन जाऊं। तो सिंध को कैप्चर करने के लिए उसने काफी कोशिश की, लेकिन कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाया। और शेर शाह सूरी से लड़ने की इसकी हिम्मत होती नहीं थी, इसलिए इसने इंडिया वापस जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। तो हुमायूं करता क्या फिर? तो हुमायूं के रिलेटिव्स रहते थे पर्शिया में। ये जो पर्शिया वाले थे जो इनको गन पाउडर वगैरह सप्लाई करते थे, वो इनके रिलेटिव थे। तो पर्शिया का जो राजा था उस वक्त का, वो था शाह तमस्प। तो ये जो पर्शिया के राजा वगैरह थे, ये मुगलों के दूर के रिश्तेदार थे। तो हुमायूं ने सोचा कि मैं इंडिया जा सकता नहीं हूं, सिंध में मेरा कोई मदद करने वाला है नहीं, सिंध का को कैप्चर मैं कर पा नहीं रहा हूं, तो मैं पर्शिया ही चले जाता हूं थोड़े दिनों के लिए, वहां पे मेरे रिलेटिव्स हैं। तो जब वो पर्शिया जाने लगा तो उसको कांधार सिटी से होके गुजरना था, कांधार से होके गुजरना था। तो कामरान ने जो है तब तक कांधार का गवर्नर बना दिया था अपने भाई को, अस्कारी को। तो अस्कारी जो है उस वक्त कांधार का गवर्नर था। तो अस्कारी और अपने सैनिकों को लेके आता है और वो हुमायूं पे अटैक कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि हुमायूं जा रहा था पर्शिया ये मदद मांगने के लिए कि मुझे फिर से राजा बना दो। तो उसको फिर से राजा बनाते तो इसके जो भाई थे वो खतरे में आ जाते ना। तो इसके भाइयों ने, अस्कारी ने अटैक कर दिया हुमायूं पे। तो जब अस्कारी ने इसके हुमायूं के कैरावान पे अटैक कर दिया, क्योंकि ये लोग तो पूरे अपने लाव लश्कर लेके जा रहे थे पर्शिया की तरफ, तो उस वक्त हुमायूं का एक छोटा बेटा अकबर भी तो था। अकबर तो जन्म ले ही चुका था। तो उस वक्त अकबर सिर्फ 1 साल का छोटा सा बच्चा था। तो हुमायूं को बहुत चिंता हुई कि इस तरह सब हम पे अटैक कर रहे हैं, कहीं अकबर को कुछ हो ना जाए। तो हुमायूं ने सोचा कि मैं अकबर को पीछे छोड़ देता हूं। यहीं एक टेंट में उसने अकबर को छोड़ दिया, क्योंकि उसने दिमाग लगाया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अस्कारी जो है, यानी अंकल अस्कारी, कभी भी अपने भतीजे अकबर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अकबर 1 साल का छोटा बच्चा था, अस्कारी था तो हुमायूं का भाई ही ना, यानी अकबर का तो वो चाचा ही था। तो हुमायूं ने सोचा कि चाहे कुछ हो जाए, अस्कारी इतना बुरा इंसान नहीं है कि वो 1 साल के छोटे से अकबर को कोई नुकसान पहुंचाए। तो ये सोच के हुमायूं ने कहा कि ऐसा करता हूं, मैं अपने बेटे अकबर को यहीं कैंप में छोड़ देता हूं। तो कैंप में उसने अकबर को छोड़ दिया और 2-4 जो नौकरानियां थी उनको छोड़ दिया और खुद अपनी वाइफ के साथ वो पर्शिया भाग गया। तो अस्कारी ने क्या किया? अस्कारी तो आया था अटैक करने हुमायूं पे, लेकिन हुमायूं तो पहले ही भाग गया पर्शिया। तो अस्कारी ने ध्यान से देखा तो उसको टेंट में अकबर मिला। तो अकबर को उसने उसकी नौकरानी से ले लिया और लेके कांधार चला गया। तो कांधार जाके, क्योंकि कांधार का गवर्नर था वो, और वो अकबर से बहुत प्यार करता था अस्कारी, क्योंकि 1 साल का छोटा सा प्यारा सा बच्चा था अकबर। तो उसको वो कांधार ले जाता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करता है। तो हुमायूं क्या है, हुमायूं पहुंच गया, पर्शिया पहुंच गया शाह तमस्क के पास। तो शाह तमस्क से उसने मदद मांगी। शाह तमस्क कौन था? तो पर्शिया का रूलर था। उसने कहा कि आप मेरी मदद करो, मुझे वापस इंडिया का किंग बनना है। तो शाह तमस्क ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दूंगा, जितने सोल्जर्स चाहिए दूंगा, बस तुम मेरी एक शर्त मान लो कि तुम्हें शिया धर्म अपनाना है। तो मुस्लिम्स के 2 सेक्ट होते हैं, शिया और सुन्नी। तो जो मुगल्स थे वो सुन्नी थे, जबकि शाह तमस्क जो था वो शिया था। तो उसने कहा कि तुम शिया धर्म अपना लो, जैसा मैं शिया हूं वैसे तुम शिया बन जाओ। और साथ ही साथ कांधार जब तुम जीत लोगे, कांधार किसके कंट्रोल में? अस्कारी के कंट्रोल में है। अस्कारी वहां का गवर्नर था, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल तो कामरान के पास था ना। तो कामरान ने ही अस्कारी को गवर्नर बनाया हुआ था। तो इसने कहा कि तुम भारत का एम्परर तो बाद में बनना है, तुम पैसा करो, तुम पहले कांधार को जीत लो।
कुछ बेस तो बने तुम्हारा। ये तो तुम्हारे भाइयों के पास ही है, तो तुम पहले कांधार को जीतो और कांधार को जीत के मुझे मेरे हवाले कर दो, बदले में मैं तुम्हारी सारी मदद कर दूंगा। तो यही टर्म्स एंड ट्रीटीज साइन हुई। तो हुमायूं के पास कोई और ऑप्शन था नहीं, ठीक है। तो उसने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ भाई, जब अगर मैं कांधार जीत लेता हूं तो मैं लाके कांधार आपके हवाले कर दूंगा। तो हुमायूं जो है कांधार और काबुल पे कब्जा करना है अब उसको, क्योंकि उसने शाह तमस को प्रॉमिस कर दिया है। तो उसने अल्टीमेटली कांधार और काबुल पे हमला किया 1545 में और कामरान के कब्जे से छुड़ा लिया, काबुल को छुड़ा लिया। लेकिन कामरान मिर्जा चुप नहीं बैठा, तो कामरान मिर्जा ने फिर से वापस काबुल को हथिया लिया, ठीक है, 1546 में। इतनी डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कामरान ने कोशिश की कि काबुल, पहले उसने कोशिश की कि काबुल को हुमायूं से कहे कि आप मुझे कांधार और काबुल दे दो, बदले में अपना बेटा मेरे से ले लो, क्योंकि इसका हुमायूं का जो बेटा अकबर है वो तो 1-2 साल से इनके ही कब्जे में है ना, अस्कारी और कामरान के ही कब्जे में है। तो कामरान ने कहा कि तुमने जो हमसे छीन लिया है कांधार और काबुल वो वापस कर दो हमें, बदले में अपना बेटा हमसे ले लो। तो कामरान की बात नहीं मानी हुमायूं ने और लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो जानता था कि कुछ भी हो जाए अकबर को ये लोग नुकसान तो नहीं ही पहुंचाएंगे। और सही बात है, अंकल थे, नुकसान नहीं पहुंचाया। तो कामरान फाइनली हार गया और हुमायूं को जो है उसका बेटा अकबर मिल गया। ये आप देख रहे हो पेंटिंग। तो अकबर को जो है वापस उसके फादर हुमायूं को सौंपा जा रहा है। उस वक्त अकबर हार्डली 3 या 4 साल का था। अब जो हुमायूं है उनके भाइयों का क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो 1551 में हिंडाल मिर्जा जो है वो कामरान मिर्जा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। यानी हिंडाल मिर्जा ने हुमायूं की सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था लास्ट में, क्योंकि हिंडाल मिर्जा और हुमायूं साथ में ही भटकते थे। जब ये लोग सिंध में भी थे, जहां भी थे, तो हिंडाल मिर्जा हुमायूं के साथ ही चिपक गया था, वो साथ में ही रहता था। तो हिंडाल मिर्जा ने जो है हुमायूं की मदद करना स्टार्ट कर दिया है। तो हिंडाल मिर्जा को भेजा था हुमायूं ने कामरान मिर्जा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, तो उसी में हिंडाल मिर्जा की डेथ हो गई थी, ठीक। तो हिंडाल की एक बेटी थी, उसका नाम था रुकैया बेगम। तो हुमायूं ने रुकैया बेगम की शादी अपने बेटे अकबर के साथ करा दी। एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई काबुल में, क्योंकि उसको लगा कि अरे देखो, हिंडाल ने मेरे लिए जान दी तो मुझे उसका एहसान चुकाना है। तो उसकी याद में उसकी बेटी की शादी उसने खुद अपने बेटे अकबर से करा दी। तो शादी होने के बाद अकबर को उसने गजनी का गवर्नर बना दिया। गजनी जो है अफगानिस्तान में ही है। तो कांधार, काबुल, ये सारे एरियाज तो ऑलरेडी हुमायूं के कंट्रोल में आ ही गए थे। गजनी भी उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो अब क्वेश्चन है कि अकबर सबसे पहले, ये अकबर के लाइफ की सबसे पहली जॉब है, सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ का गवर्नर बना है? वो गजनी का गवर्नर बना है। तो 1552 में, अब देखो, कामरान तो हार गया है, हुमायूं ने सब कुछ छीन लिया है उससे। तो कामरान दिल्ली गया 1552 में। तो दिल्ली में उस वक्त शेर शाह सूरी का बेटा राज कर रहा था, इस्लाम शाह सूरी, क्योंकि शेर शाह सूरी की डेथ ऑलरेडी हो गई थी 1545 में ही, शेर शाह सूरी मर गया था। तो अब इस वक्त उसका बेटा उसकी गद्दी पे बैठा हुआ था। तो कामरान वहां जाता है और शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी को बोलता है कि मैं आपकी मदद करूंगा हुमायूं को पकड़वाने में, बदले में आप मुझे वापस मेरा काबुल और कांधार दिलवा देना। तो इस्लाम शाह सूरी को यह बात पसंद नहीं आती है। उसने कहा कि मैं खुद हुमायूं को हरा दूंगा, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की मदद नहीं चाहिए। उसने कामरान को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया और उसको हुमायूं के पास काबुल में भिजवा दिया कि देखो तुम्हारा भाई यहाँ पे आके कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो हुमायूं ने क्या किया, उसने अपने फादर को प्रॉमिस किया था, बाबर को प्रॉमिस किया था ना कि मैं कभी अपने भाइयों को मारूंगा नहीं। तो उसने कामरान की बस आंखें फोड़ दी, उसको अंधा बना दिया और उसको मक्का भेज दिया हज के लिए। तो रास्ते में ही कामरान की डेथ हो गई। तो देख रहे हो, धीरे धीरे इसके भाइयों से इसको छुटकारा मिलता चला जा रहा है। एक हिंडाल मिर्जा की तो डेथ हो ही गई थी, अब कामरान मिर्जा को भी अंधा बना के इसने मक्का भेज दिया हज करने के लिए। तो हज करते वक्त इसकी डेथ हो गई। जो तीसरा भाई था इसका, अस्कारी, वो भले ही बहुत इज्जत करता था हुमायूं की
और अकबर को भी इसने पाला था, अकबर का ख्याल रखा था अच्छे से, लेकिन हुमायूं इसको भी माफ नहीं कर सकता था क्योंकि ये कामरान का अपना भाई था, हुमायूं का सौतेला भाई था, तो ये तो अपने भाई का ही साथ देता ना। तो इसलिए हुमायूं ने कहा कि नहीं बहुत हो गया, तो इसने अस्कारी को भी कामरान के साथ साथ ही पीछे भेज दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह इसके तीनों भाई इसके रास्ते से हट गए। तो फाइनली अस्कारी की भी डेथ हो गई 1558 में, जब ये लोग हज पे जा रहे थे। तो धीरे धीरे तीनों भाई को रास्ते से हटा दिया है इसने। तो इसी बीच जो है इंडिया में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो काफी चेंज होता चला जा रहा था। शेर शाह सूरी की जो है ऑलरेडी 1545 में डेथ हो गई थी। इस वक्त उसका बेटा इस्लाम शाह जो है गद्दी पे था जब ये सारे कामरान ने जाके उसको अप्रोच किया था। तो शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह की भी डेथ हो गई 1553 में। तो धीरे धीरे जो है ये जो अफगान फोर्सेस थे, जो अफगान डायनेस्टी इंडिया में रूल कर रही थी, इसको टेक्निकली सूरी डायनेस्टी बोलते हैं, जो शेर शाह सूरी ने स्टार्ट की थी, वो धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही थी। ठीक, तो अब शेर शाह सूरी नहीं रहा, उसका बेटा भी मर गया, तो अब बिल्कुल कमजोर रूलर्स वहां पे दिल्ली की गद्दी पे आ गए। तो दिल्ली पे पहले इब्राहिम शाह नाम के अफगान रूलर ने कब्जा किया, उसके बाद सिकंदर शाह ने कब्जा किया। ठीक है, तो जब हुमायूं इंडिया में जाने की प्लानिंग करने लगा तो उस वक्त सिकंदर शाह ही दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था। तो हुमायूं ये सारी चीजें देख रहा था, वो अफगानिस्तान में रहता था, काबुल कंधार में रहता था, तो उसको ये चीजें समझ में आने लगी कि अब पहले जैसी बात नहीं रही, अब शेर शाह सूरी तो रहा नहीं, यानी सूरी डायनेस्टी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। तो अब ये सही टाइम है कि अब मैं वापस जाके अपनी खोई हुई टेरिटरी, जो टेरिटरी मैंने एक वक्त मुगल एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी, उनको वापस पाने की कोशिश करूंगा। तो यही सोच के जो है हुमायूं इंडिया में अटैक कर देता है। किस पे करेगा वो अटैक? जो दिल्ली का राजा होगा उसी पे करेगा ना। तो इसी बैटल को बोला गया बैटल ऑफ सरहिंद। तो बैटल ऑफ सरहिंद कौन लड़ रहा है? हुमायूं। एक तरफ तो हुमायूं है, दूसरी तरफ कौन है? तो दूसरी तरफ सिकंदर सूर है, सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, तो सिकंदर शाह सूरी जो है वो शेर शाह सूरी का भतीजा था और उस वक्त सूरी डायनेस्टी का राजा हुआ करता था। तो सरहिंद नाम की जगह है पंजाब में। तो पंजाब में ये दोनों फौज जो है, इन दोनों की फोर्सेस आमने सामने हो गई। तो सिकंदर सूर जो है वो बुरी तरीके से हार गया और हार के जो है वो हिमालय भाग गया। उसके बाद सिकंदर सूरी का क्या हुआ कोई नहीं जानता है, लेकिन जब ये हार के भाग गया तो अब तो हुमायूं को रोकने वाला कोई रहा नहीं। तो हुमायूं दिल्ली में एंटर कर जाता है। तो उस वक्त दिल्ली में जो सबसे बड़ी सिटी थी वो थी दीन पनाह। तो ये जो दीन पनाह सिटी थी ये खुद हुमायूं ने ही बनाई थी 1533 में। तो वो जब जीत गया तो वो वापस अपने घर जाना चाहता है कि मैंने जो बनाया था मैं वापस वहीं जाऊंगा। तो ये लोग वापस, हुमायूं जो है दीन पनाह में आ गया और खुद को आके एम्परर डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह आप देख रहे हो कि 1540 में ये इंडिया से भाग गया था और 1555 में वापस आया है ये। तो 15 सालों तक मुगल डायनेस्टी का नामो निशान मिट गया था इंडिया से, उसकी जगह सूर डायनेस्टी आ गई थी। तो अब 15 साल के बाद वापस मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो अब देख लेते हैं कि अब हुमायूं वापस आ गया है, अच्छे से एम्परर बन गया है। तो अब उसने कुछ आर्किटेक्चरल काम भी करवाए। तो जब ये पर्शिया में रहता था, तो पर्शिया में रहने के, तो क्योंकि पर्शिया में शाह तमस से हेल्प मांगने गया था ना ये, तो जब ये पर्शिया में रहता था तो पर्शिया में इसको बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटर्स देखने को मिले। ठीक है, तो हुमायूं जो है उन पेंटर्स को अपने साथ लेके इंडिया आ गया। तो यहां से मुगल डायनेस्टी में जो पेंटिंग का कल्चर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ईरानियन पर्शिया यानी ईरान, तो ईरानियन पर्शियंस को इंडिया लाने वाला हुमायूं ही था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले ईरानियन पेंटर्स को इंडिया लेके कौन सा मुगल एम्परर आया था? तो हुमायूं क्यों लेके आया था? क्योंकि ये खुद ही पर्शिया में रहा था ना काफी साल। ठीक, तो इससे जो है मुगल आर्ट में एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो हुमायूं ने जो है दीन पनाह बनाया था 1533 में, ये भी आप याद रखोगे दीन पनाह। तो ये दीन पनाह क्या है? तो एक सिटी है, वर्ल्ड सिटी,
तो हुमायूं, इसको बोलते हैं सिक्स्थ सिटी ऑफ दिल्ली। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में 7 छोटे छोटे शहर बनाए थे, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पे शहर बनाए थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट बनवाया था, सीरी नाम की सिटी, वैसे ही हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया था। तो पुराना किला जो है, ओल्ड फोर्ट जिसको बोलते हैं, वो दीन पनाह नाम के सिटी के अंदर ही है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि पुराना किला किसने बनवाया, तो उसका आंसर भी हुमायूं ही होगा। यानी दीन पनाह और उसके अंदर की सारी चीजें जो है वो हुमायूं ने ही बनवाई है। ये है ओल्ड फोर्ट जो दीन पनाह के अंदर सिचुएटेड है। तो हुमायूं जो है 15 साल के बाद वापस एम्परर तो बन गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिनों तक एम्परर रह नहीं सका, उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो एक दिन, ये लाइब्रेरी आप देख रहे हो, इस लाइब्रेरी का नाम है शेर मंडल लाइब्रेरी। तो शेर मंडल लाइब्रेरी ये जो है दीन पनाह सिटी के अंदर ही है। तो ये 2 मंजिला लाइब्रेरी है। तो एक दिन इसी लाइब्रेरी से कुछ बुक्स वगैरह लेके, ये सीढ़ी आप देख रहे हो, इसी बुक्स वगैरह लेके हुमायूं जो है नीचे उतर रहा था, तभी उसके पैरों में उसका खुद का कपड़ा फंस गया और वो सीढ़ियों से गिर गया, और सीढ़ियों से गिरते ही उसके सर में बहुत गहरी चोट आई। ठीक है, अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो शेर मंडल लाइब्रेरी है, ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। तो शेरशाह सूरी का बदला उसकी बनाई हुई बिल्डिंग ने ले लिया, आप कह सकते हो। तो ये गिर जाता है यहां से और इसके सर में काफी गहरी चोट आती है, और 2-3 दिन के बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो 26 जनवरी 1556 को फाइनली इसकी डेथ हो जाती है। ये 1 साल भी दोबारा राजा नहीं रह सका। 7-8 महीने के अंदर ही दोबारा एम्परर बनने के अंदर ही ये मर गया। तो जब इसकी डेथ हुई तो इसकी एज थी, हुमायूं की एज थी 47 ईयर्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बाबर की डेथ हुई थी तब उस वक्त उसकी भी एज 47 ईयर्स ही थी। तो हुमायूं जब मरने वाला था तो उसने अपने बेटे को बुलाया, अपने पास बुलाया। उसकी समझ में आ गया था कि अब मैं बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा रहूंगा नहीं, तो उसने अपने बेटे अकबर को अपने पास बुलाया और उसको अगला एम्परर डिक्लेयर कर दिया। तो जब उसकी डेथ हो गई तो इसकी डेड बॉडी को इसी पुराने किले में दफना दिया गया, हुमायूं की डेड बॉडी को। तो हुमायूं की डेथ के बाद फिर क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई, हुमायूं तो अचानक से मर गया। तो जैसे ही हुमायूं के मरने की खबर फैली तो जो अफगान सैनिक वगैरह थे, अफगान मिलिट्री के कमांडर थे, वो फिर से सपना देखने लगे कि अब हमको मौका मिल गया है, हम मुगल एम्पायर को वापस अटैक करें। ठीक, तो हुमायूं का जो बेटा है अकबर, वो अपने जो बाकी मिलिट्री जनरल्स थे उनके साथ पुराने किले में ही था, यानी दीन पनाह के अंदर ही था। अचानक हो गई थी ना इसकी डेथ, तो उस वक्त ये सारे लोग वहीं पे थे। तो जो अफगान सैनिक थे उनका जो कमांडर था वो एक्चुअली एक हिंदू था। तो हिंदू कमांडर था, उसका नाम था हेमू। तो हेमू ने तुगलकाबाद पे अटैक किया। तुगलकाबाद जो है दिल्ली के अंदर ही है आज। तो तुगलकाबाद पे अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया, जबकि अकबर कहाँ है, वो दीन पनाह में है। तो हार्डली तुगलकाबाद और जो दीन पनाह है उसमें 10 से 12 किलोमीटर का फर्क होगा। तो 10-12 किलोमीटर यहाँ पे तुगलकाबाद पे कैप्चर कर लिया इन लोगों ने। तो इनकी समझ में आ गया कि अब अगले 1-2 दिन में ये लोग दीन पनाह को भी कैप्चर कर लेंगे। तो यही सोचते हुए जो अकबर है उसको जो है, जो बाकी मुगल कमांडर थे उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मुगल कमांडर था वो था बैरम खान। तो बैरम खान जो है हुमायूं का काफी भरोसेमंद हुआ करता था, और उसने हुमायूं को वादा किया था कि आपके मरने के बाद मैं अकबर का पूरे अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो बैरम खान को चिंता होने लगी कि ये जो हेमू नाम का अफगान जनरल है, इसने तुगलकाबाद पे तो कैप्चर कर ही लिया है, कल परसों तक ये पुराने किले को भी कैप्चर कर लेगा। तो ये बैरम खान जो है अकबर को लेके कलानौर चला गया। कलानौर जो है वो पंजाब की जगह थी। तो पंजाब में ये लोग सेफ थे क्योंकि वहां पे अफगान की पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी। तो इसकी जान बचाने के लिए, अकबर की जान बचाने के लिए कलानौर लेके चला गया ये। तो कलानौर में ही, कलानौर पंजाब में ही, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल थी। तो कालानौर में ही अकबर की कोरोनेशन सेरेमनी हुई, यानी वहां पे ही उसको राजा डिक्लेयर किया गया। पुराने किले में डिक्लेयर करने का टाइम ही नहीं मिला था इन लोगों को। तो ये आप याद रखोगे कि अकबर की कोरोनेशन सेरेमनी कहां हुई थी, तो कालानौर
पंजाब में हुई थी। तो जैसे ही कोरोनेशन सेरेमनी हो गई तो अब अगला जो मुगल एम्परर है वो अकबर ही है। तो 1565 में इसकी डेथ तो हो गई, 1556 में ही डेथ हो गई, 26 जनवरी को। तो उसके 9 साल के बाद, यानी हुमायूं के मरने के 9 साल के बाद, जो हुमायूं की वाइफ थी बेगा बेगम, उसने उसका मकबरा बनाने का फैसला किया। ये आप देख रहे हो हुमायूंस टुम्ब। ये लोग तो बहुत हड़बड़ी में पंजाब भाग गए थे ना, अटैक वटैक हो रहे थे अफगान से, तो बहुत ज्यादा उस वक्त बनाने का मौका मिला नहीं था। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया 1565 में, अकबर राज कर रहा था अच्छे से, तो उस वक्त जो हुमायूं की वाइफ है बेगा बेगम, उसने ये हुमायूं टॉम्ब बनवाया था। ठीक, तो हुमायूं टॉम्ब आज कहां आपको देखने को मिलेगा? तो दिल्ली में ही मिलेगा ऑब्वियसली। तो यमुना नदी के किनारे ये टॉम्ब, ये मकबरा बना हुआ है। एक और चीज जो बच्चों आप याद रखोगे कि जब अकबर राजा बन गया तो उसने अपनी आंटी यानी अपनी चाची यानी हुमायूं की बहन, तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम को कहा कि आप मेरे पापा की बायोग्राफी लिखो, आप मेरे पापा की लाइफ स्टोरी लिखो। तो उसी लाइफ स्टोरी को हुमायूं नामा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम कौन है? तो वो हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी थी। बेगा बेगम ने हुमायूं टॉम्ब बनवाया। बेगा बेगम कौन थी? पत्नी थी हुमायूं की। तो एक तो पत्नी और एक बहन, दोनों ने उसकी याद को आगे बढ़ाने के लिए, एक ने मकबरा बनवाया, एक ने उसकी याद में बुक ही लिख डाली, उसकी लाइफ हिस्ट्री, हुमायूं नामा। तो यही थी हुमायूं की लाइफ हिस्ट्री।